फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आया था। वे कह रहे थे कि आपकी वाइफ बहुत कमज़ोर है, इसलिए बेहतर है कि जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती आप अपनी वाइफ से दूर रहें, वरना कोई भी नुकसान हो सकता है। समीर की बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। कहने लगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह पूरा वक्त संभल कर गुजर जाए। तुम आराम से बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाया करूँगा। सुबह जैसे ही समीर ऑफिस गए, कुछ देर बाद ही अमन घर आ गया। वह बड़ा चुपचाप सा था। मेरी सास के पास बैठकर कहने लगा, माँ मुझे अब वापस जाने की इजाज़त दें। आपने क्यों मुझे कसम देकर रोक रखा है? मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मुझे फ्रांस ही वापस जाना है और वहीं रहना है। सास कहने लगी, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें फ्रांस नहीं भेजूंगी। वह कहने लगा, मुझे अभी 2-4 साल शादी करनी ही नहीं है। जब मुझे शादी करनी होगी मैं वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर मेरी सास रोने लगी। अमन उन्हें उदासी से देख रहा था। कहने लगा, माँ क्या हो गया है आपको? ये कहकर उसने मेरी सास को अपने गले से लगा लिया। मेरी सास कहने लगी, तुम दो ही तो बेटे हो मेरे, और कोई औलाद तो है नहीं। मैं तुम्हें यही देखना चाहती हूँ, तुम दोनों की खुशियाँ यहाँ देखना चाहती हूँ। तुम इतनी दूर परदेश में चले जाते हो और 3 या 4 साल बाद अपनी शक्ल दिखाते हो। मेरी सास अपनी जगह सही थी। अमन को चाहिए ताकि वह भी यहीं पर सेटल हो जाता। वह मेरी तरफ देखा और कहने लगा, भाभी आप ही माँ को समझाइए। मैंने कहा कि वह तो अपनी जगह ठीक है, तुम तो जिद पर अड़े हुए हो। जब वह ही नहीं चाहती कि तुम बाहर विदेश में रहो तो यहीं पर अच्छी नौकरी ढूंढ लो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, भाभी बजाय आप माँ को समझाएं आप उल्टा मुझे ही समझा रही हैं। रहने दे भाभी, आपके बस की बात नहीं है। मैं समीर से कहूँगा कि वह माँ को समझाए। मुझे हर हाल में फ्रांस जाना है। अमन यह कहकर खड़ा हो गया। मेरी सास कहने लगी, ठीक है फिर ऐसा करना कि मेरा मरा मुँह देख कर जाना है। यह सुना था कि अमन ने तड़प कर अपनी माँ की तरफ देखा था। वह अब भी आंसू बहा रही थी। फिर वह कमरे में चला गया। कुछ देर बाद ही वे वापस आए और हाथ में फाइल पड़ी ही थी। मेरी सास गुस्से से पूछने लगी, ये किस चीज़ की फाइल है? तुम बाज नहीं आ रहे हो? तुम जाने की तैयारी कर रहे हो? मेरी सास ने तेज गुस्से में आकर पूछने लगी, नहीं माँ, मैं यहाँ नौकरी ढूंढने लगा हूँ, आप नहीं चाहती इसलिए नहीं जा रहा। ये सुनकर मेरी सास को सुकून हुआ था। रात को समीर ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाने लगा। मैंने उनका हाथ थाम दिया। मैंने कहा, यहाँ पर बैठें, मेरे पास मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह मेरे पास बैठ गए। मैंने कहा कि कुछ महीने ही रह गए हैं, नए मेहमान के आने में हमें चाहिए कि अब हम उसके लिए शॉपिंग करें। ये कहकर मैंने समीर के कंधे पर सर रख दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक झटके से वह मुझसे पीछे हट जाएंगे। उनकी हरकत देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? कहने लगे, कुछ नहीं। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, तुम जो चाहे सामान खरीद लेना, लेकिन आजकल मैं ऑफिस में बिजी हूँ इसलिए तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकता। सुबह मैं कुछ देर से उठी थी, मैंने देखा कि समीर ऑफिस जा चुके थे। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी समीर मुझे कोई भी काम नहीं कहते थे और ऑफिस भी खुद ही चले जाते थे, मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। दोपहर के टाइम अमन घर पर आया तो कहने लगा कि उसे नौकरी मिल गई है। सुनते ही मेरी सास खुश हो गई। अमन के सर पर हाथ रखा और बहुत सारी दुआएं दी। फिर मुझसे कहने लगी कि बस जल्दी से अपनी देवरानी ढूंढो, इसी महीने में इसकी भी शादी कर दूंगी। यह सुना था कि अमन तो गुस्से में आ गया और कहने लगा, मुझे कोई शादी नहीं करनी, समझिए आप। अगर आपने ऐसी कोई बात भी की या कोशिश भी की तो मैं वापस फ्रांस चला जाऊंगा। आप भले ही नाराज होते रहे तो हो जाए। मुझे लगा शायद फ्रांस में किसी लड़की को पसंद करता है, जब ही इतने गुस्से से ये बात कर रहा है। मैंने सोचा कि मुझे उससे पूछना चाहिए, इसलिए शाम को चाय बनाकर मैं उसके कमरे में गई। मुझे देखकर वह बैठकर खाने लगा। भाभी, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं खुद बाहर आ जाता। अपना ख्याल रखा करें कि मेरे लिए चाय ला रही हैं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये कहकर मैं उसके बेड पर उसके पास बैठ गई। कहने लगा, क्या बात है? मैंने कहा, एक बात पूछूं, सच बताओगे? मैंने कहा, क्या फ्रांस में तुम्हें कोई लड़की पसंद है?
जो तुम यहाँ शादी नहीं करना चाहते हो। मेरी बात सुनकर कुछ देर वह मुझे देखा, फिर कहने लगा, हाँ मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा ठीक है, मैं माँ को उस लड़की के लिए राज़ी कर लेती हूँ। कहने लगा, वह कभी भी यहाँ पर नहीं आएगी, इसलिए आप माँ को राज़ी मत करो, मुझे यहाँ से जाने दें। ये सुनकर तो मैं भी परेशान हो गई थी, क्योंकि माँ तो इस बात पर कभी राज़ी ना होती। चंद महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश थी। मेरी सास तो अपने पोते को देखकर मरी जा रही थी, लेकिन समीर बहुत खामोश था। बार बार बच्चों को देखता और फिर नज़रें हटा लेता। मेरा बेटा 2 महीने का हो चुका था। मैंने ये बात नोट की कि अब भी समीर सोफे पर ही सोते थे। कहते थे मैं अगर बेड पर सोऊंगा तो मेरा बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मेरा सबर जवाब दे गया था। मैंने समीर से कहा कि आज आप मेरे साथ सोएंगे बेड पर, मैं कुछ नहीं जानती। ये सुनकर उनके चेहरे की रंगत बदल गई। मैंने उनका हाथ पकड़ा। मैंने कहा कि अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं है, आप क्यों मुझसे ही दूर भागते रहते हैं। उन्होंने जब मेरे हाथ से अपना हाथ अलग किया था, तब आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। कहने लगे, मैं सबर करके थक चुका हूँ। मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहने लगे कि मैं समीर नहीं हूँ, मैं अमन हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिल बैठने लगा था। इतना बड़ा मजाक ये सब कैसे मेरे साथ कर सकता था, और रात के इस वक्त समीर ने उसे इजाज़त कैसे दी थी कि वह मेरे कमरे में आए। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कहाँ है समीर? अब मैं उससे बात तक नहीं करूँगी। उन्होंने तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में आने की इजाज़त दी तो कैसे दी? ये कहकर मैं बाहर जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, भाभी पहले मेरी बात सुन लो। जो खबर उसने मुझे सुनाई, मेरे पैरों के तले से ज़मीन निकल गई थी। वह कहने लगा, जब आप मैके गई थी तो उस वक्त मैं और समीर एक साथ गाड़ी में दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। हमारी गाड़ी उधर चुकी थी। फिर वह फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा कि समीर उस वक्त मर चुका था। ये सुना था कि मैं कई कदम उससे पीछे हट गई। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे लगा वह मुझे मौत की सज़ा सुना रहा है। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तो रोज़ाना ये कहकर मैं चुप हो गई। मुझे याद आने लगा कि मैंने इस 9 महीने के वक्त में समीर और अमन को इकट्ठा एक साथ नहीं देखा था। समीर के ऑफिस जाते ही पीछे से अमन आ जाता। रात को समीर आते तो ये कहते, अमन अपने दोस्तों में बैठा है, देर से आएगा, उसके पास घर की चाबी है, वह खुद ही आकर सो जाएगा। कहने लगा कि मैं पिछले कई महीनों से अमन और समीर बनकर आप लोगों को दिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आपकी भी हालत ऐसी थी कि अगर मैं आपको पहले बताता तो शायद मेरे भाई की निशानी भी ख़त्म हो जाती, और मैं चाहता था कि मेरे भाई की औलाद इस दुनिया में ज़रूर आए। कहने लगा, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माँ से कुछ मत कहिएगा। उनसे कहना कि वह मुझे फ्रांस जाने दे। मैं अमन बनकर वापस फ्रांस चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊँगा, फिर यहाँ रहूँगा। समीर बनकर हमेशा के लिए। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा था। मैंने कहा, तुम कैसे यहाँ रह सकते हो? कहने लगा कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, क्योंकि यह शादी मेरी माँ की नज़र में नहीं आनी चाहिए। उन्हें हमेशा यही लगना चाहिए कि मैं ही समीर हूँ, और मैं आपको भी अकेला नहीं छोड़ सकता, ना ही अपने भतीजे को बेसहारा छोड़ सकता हूँ। फिर मंदिर ले जाकर शादी के लिए आए और अमन बनकर हमेशा के लिए फ्रांस चले गए। 10 साल बीत गए इस बात को, और मेरी सास अभी भी यही समझती है कि समीर ही मेरे पास रहते हैं, और अमन ने वहाँ शादी करके माँ को बिल्कुल भुला दिया है। शायद ये राज मेरी सास को कभी नहीं पता चला। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।